हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास इस वक्त नबार्ड की टेंटेटिव डेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर मंथ के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा एंड देन अराउंड 20th ऑफ दिसंबर हमारे फेज वन के एक्सपेक्टेड डेट है और 25th ऑफ जनवरी के अराउंड हमारी जो फेज टू एग्जाम है उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर इन डेट्स को देखा जाए तो इस वक्त आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें इन फर्दर जो हमारे पास 2-2.5 महीने का टाइम रह गया, इसको किस तरीके से प्लान किया जाए, क्या इस साल का अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या हमारा रिविजन शेड्यूल होना चाहिए, क्या हमारे प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ, चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या फिर आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। बट बिफोर आई डू दैट, तो स्टूडेंट्स, जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नबार्ड ग्रेड ए की, तो यहाँ पर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, जैसे कि डिकोडेड सिलेबस क्या है, जैसे कि कट ऑफ क्या है इस एग्जाम की, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन सारी ही इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके हमने ये गाइड बुक बनाई है और इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है and it is free of cost. Apart from that, students, currently we are running a flat 75% off on all our NABARD grade A courses. You can use the code festival75 to avail this discount, and this offer, it is valid from 1st of October to 2nd of October. ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी शुरू करती हूँ अभी, तो क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ, क्या 2025 मेरे लिए डुएबल होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्रैच से मेरा मतलब है कि आपका कोई एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पर आपने कोई कभी बैंकिंग एग्जाम या कोई एसएससी एग्जाम, आरबीआई, किसी की तैयारी नहीं करी है, आपको कोई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नॉन मेरिट सेक्शन भी पूरा प्रिपेयर करना है, आपका कोई यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से आपको फेज टू के अंदर बेनिफिट मिल सके। सो कहने का मतलब है कि आपको हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज अगर बेसिक से प्रिपेयर करनी पड़ रही है, और अगर फिर आप मुझसे ये सवाल पूछते हो कि कैन आई क्रैक दिस एग्जाम स्टार्टिंग नाउ, देन आई वुड से इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पॉसिबल है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस देने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे अगर आप अभी शुरू करते हो, क्योंकि आपको पूरा मेरिट सेक्शन, नॉन मेरिट सेक्शन, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दैट इज माय ऑनेस्ट आंसर। बट स्टूडेंट्स, इफ यू आर समवन जो जिसके पास या तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या फिर वो बैंकिंग या आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे या जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड है, आप लोगों के पास एक बेनिफिट यहाँ पर होता है। सो यस, अगर आप एक अच्छा एफर्ट पुट इन करोगे तो अभी भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बिकॉज अगर टेंटेटिव डेट जो है वो दिसंबर 20th की है, तो और 1st of अक्टूबर को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी लगभग आपके पास 2.5 मंथ्स का तो टाइम है ही है। तो 2.5 मंथ्स में आप इस एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपकी कुछ चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, कुछ चीजों में ऑलरेडी आपका हाथ अच्छा है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब किस तरीके से चीजों को प्लान करना है और किन एरियाज को आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अगली चीज ये आती है कि फेज वन पे फोकस करें या फेज टू पे फोकस करें। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो किस एरिया पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी फेज वन की प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, अगर आपका नॉन मेरिट सेक्शन कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है या आपको सिर्फ मेरिट सेक्शन प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगर आपकी फेज वन की प्रिपरेशन हो चुकी है तो इस वक्त आप एटलीस्ट नवंबर के मंथ तक फेज टू पर फोकस कर सकते हैं। बट इफ यू आर समवन जिनकी अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है फेज वन की भी, तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप फेज वन के ऊपर ही अपना सारा फोकस बना के रखिए, अभी आप फेज टू के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और रीजन भी है कि नबार्ड के अंदर फेज वन के अंदर जो एआरडी, ईएसआई, करंट अफेयर्स आएंगे, यही सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी फेज टू के अंदर भी। तो अगर आपकी फेज टू की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप फेज वन में भी इन एरियाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपका फेज टू का भी एक अच्छा पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो आपका फोकस फेज वन के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि क्या एग्जाम का लेवल रहेगा और कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम का बेसिकली लेवल क्या रहता है, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, ठीक है, चाहे वो मेरिट सेक्शन हो चाहे वो नॉन मेरिट सेक्शन हो, हर एक चीज को मैं यहाँ पर ध्यान में रखते बताऊं।
एक एवरेज लेके तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये एग्जाम नहीं होता, बहुत ज्यादा इजी ये एग्जाम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है, अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करी जाए, ठीक है, अगर पेपर थोड़ा इजी लेवल का आया तो अराउंड 53-55 की रेंज में कट ऑफ चली जाएगी, एंड दिस इज आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहा, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ जो है वो 42, 47, 50, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो कट ऑफ है वो 40 टू 50 के बीच में रहती है, अगर पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पर होता है। बट अगर थोड़ा सा इजी हुआ तो उस केस के अंदर 53 के अराउंड जो है यहाँ पर हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये रही बात कि कितनी कट ऑफ हमारी यहाँ पर जा सकती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न, यहाँ पर आपका मेजर फोकस जो है वो सेक्शनल कट ऑफ पे होना चाहिए। और अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ जो अभी तक गई है दैट इज 3.75 आउट ऑफ 20। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ सो द कट ऑफ हैज बीन अराउंड 12.50 आउट ऑफ 30। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर नॉलेज की, सो द कट ऑफ हैज बीन अराउंड 5.50 मार्क्स आउट ऑफ 20। और ये सारी हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। और अगर अगेन हम क्वांट को अगर देखते हैं तो हाईएस्ट कट ऑफ 5 मार्क्स रही है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 2 मार्क्स रही है, ठीक है। तो नॉन मेरिट का जो लेवल है अगेन वो इसी तरीके का है कि अगर आप हर एक टॉपिक को मॉडरेट लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ जाएं तो भी आप उनको आंसर कर पाओ, तो इट इज गोइंग टू बी डूएबल पेपर, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं कि आप चाहे कोई भी स्टडी प्लान यहाँ पर फोकस कर रहे हो, प्लान कर रहे हो किसी भी चीज को, तो किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि आप एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स अगर आप लेंगे तो आपकी वो कंसिस्टेंसी या वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगी कि आप सारी चीजों को रिटेन कर पाओ। आप इस वक्त 2 सब्जेक्ट्स पर डे के बेसिस पर लेकर चल सकते हो। दूसरी बात स्टूडेंट्स, नो मैटर आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, until and unless you are revising the things, it is not going to be of any help, ठीक है। किसी भी तरीके से वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आपको जितना ज्यादा हो सके रिविजन्स यहाँ पर करनी पड़ेंगी, डेली बेसिस पे भी करनी पड़ेंगी, वीकली बेसिस पर भी करनी पड़ेंगी, और मंथली बेसिस पर भी आपको रिविजन्स जो है यहाँ पर करनी पड़ेंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग वेल, ठीक है। आप एक एग्जाम लाइक सिनेरियो के अंदर FLTs दे करके, मॉक टेस्ट दे करके आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी ही रखनी है। और ऑल्सो क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया है, तो इस केस के अंदर आपको फोमो में आके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भागना है। कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, जितना ज्यादा लिमिटेड आप अपने रिसोर्सेज को रख पाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ब्रॉड स्टडी प्लान की बात करूं कि किस तरीके से आप चीजों को प्लान कर सकते हो, तो आप दिन में 2 स्लॉट्स अभी बना सकते हो, ठीक है। ये कैसी लाइन बन गई है। और इन 2 स्लॉट्स के अंदर आपको जैसे जो हमारा नवंबर का मंथ है, नवंबर के मंथ के अंदर आप एक स्लॉट के अंदर करंट अफेयर्स कीजिए। सॉरी अक्टूबर, आई एम रियली सॉरी, दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर मैं अक्टूबर की मंथ की यहाँ पर बात करती हूँ तो आप एक स्लॉट में अपना करंट अफेयर कीजिए। और करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर हमारे लिए अगर दिसंबर में पेपर है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स जो है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स। जो पुराने हमारे जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स हैं, अगर आप उनको भी कर लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की बहुत ही ज्यादा तंगी है तो जो हमारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो जो 3 मंथ्स होंगे वो हमारे पास सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो जो हमारा फर्स्ट स्लॉट है उसके अंदर आप करंट अफेयर्स कीजिए। सितंबर मंथ का यहाँ पर आप कर सकते हो, एंड मिड ऑफ अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के एंड होते होते हमारा मिड अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आ जाता है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक स्लॉट के अंदर अपना करंट अफेयर करना है, और जो दूसरा स्लॉट है उसके अंदर आपको ARD फिनिश करनी है, ठीक है। ARD किस तरीके से करनी है, किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक स्लॉट में अपना करंट अफेयर्स कर लीजिए और दूसरे स्लॉट में आप ARD कर लीजिए। नवंबर के मंथ के अंदर आप अगेन फर्स्ट स्लॉट के अंदर करंट अफेयर्स को ही जारी रखिए, और दूसरे स्लॉट के अंदर आप अपना जो नॉन मेरिट सेक्शन है उस पर आप फोकस कीजिए। एंड जहां तक बात रही दिसंबर की, तो दिसंबर के अंदर अगेन आपको करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं, उसके साथ में जितनी ज्यादा रिविजन्स हो सके, जितना ज्यादा आपका मॉक टेस्ट हो सके, आप वो लगाइए ताकि आपकी एग्जाम लाइक सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर हो सकें, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो एज फार एज दिस प्लान इज कंसर्न, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि चीजों को प्लान किस तरीके से करना है, किस एक सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले हमारे फेज 1 के स्टडी प्लान में क्वांट की, ठीक है, नॉन मेरिट सेक्शन को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेरिट सेक्शन अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स को आप बस इतना ही फोकस करिए कि आप अपने इस टारगेट स्कोर को मीट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर
अनलाइक आरबीआई हमें बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं। जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है वो हमारे मेरिट सेक्शन का पार्ट नहीं होती है, फेज 1 की कट ऑफ जो है वो इससे डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने केवल और केवल अपने टारगेट स्कोर पर ध्यान देना है। और ये टारगेट स्कोर हम डिराइव कैसे करते हैं? ये टारगेट स्कोर आता है कि जो भी हमारे अभी तक हमारी हाईएस्ट कट ऑफ रही है, जैसे क्वांट के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ 5 मार्क्स रही है, तो इसमें +2 to 3 मार्क्स जो है वो हम कर दो, तो आपका यहाँ पर एक टारगेट स्कोर निकल कर आ जाता है। तो 7 to 8 मार्क्स की आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और अगेन इस प्रिपरेशन को करने के लिए हियर आई हैव लिस्टेड सर्टेन प्रायोरिटी टॉपिक्स, आप इन प्रायोरिटी एरियाज को प्रिपेयर कर लीजिए। इनसे अगर प्रिपेयर करोगे तो 7 to 8 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। एज फार एज बुक इज कंसर्न, तो आप डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज द क्वांट इज कंसर्न। कमिंग टू द रीजनिंग पार्ट, तो स्टूडेंट्स अगेन रीजनिंग के अंदर भी जो आपका टारगेट स्कोर है वो 7 to 8 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 20। प्रायोरिटी एरियाज की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स अगर एक चीज आपके दिमाग में आती होगी मैम पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि इन्हें प्रायोरिटी एरियाज मत रखिए। रीजन बीइंग कि इन एरियाज के अंदर एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है और फिर भी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इससे बेटर है कि इस टारगेट स्कोर को मीट करने के लिए आप जो ये इजी एरियाज हैं लाइक द ब्लड रिलेशन, सिलॉगिज्म्स, रिवर्स सिलॉगिज्म्स, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इन सारे एरियाज को आप कवर कर लीजिए ताकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए और बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा एफर्ट भी आपको ना लगाना पड़े। और अगर फिर टाइम बच जाए तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका कितना एप्टीट्यूड है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके बेसिस पर आप देख लो कि आपको पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स को ज्यादा फोकस करना है या बाकी एरियाज को आप ज्यादा फोकस करना चाहते हो एज फार एज द रीजनिंग इज कंसर्न। अब अगर बात करूं इंग्लिश की, तो स्टूडेंट्स अगेन इंग्लिश के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 13 to 15 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर यहाँ पर होना चाहिए। बट अगर इंग्लिश देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी होती है, एटलीस्ट एग्जाम लाइक एप्टीट्यूड तो होता है। यहाँ पर आप कोशिश करो कि जितना ज्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग से आप चीजें सीख सको, मॉक टेस्ट लगा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के, उनके एक्सप्लेनेशंस देख के आप जितना सीख सको उतना ज्यादा बेटर है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पूरी ग्रामर पढ़ने का, पूरी वोकैबुलरी याद करने का शायद अभी हमें टाइम ना मिले यहाँ पर, तो जितना ज्यादा हो सके आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी जनरल इंग्लिश के पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की। अगेन कंप्यूटर नॉलेज के अंदर अगर आपके टारगेट स्कोर की बात करी जाए तो इट शुड बी अराउंड 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 20। हेयर आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इन द कंप्यूटर नॉलेज पार्ट। और अगर मैं बुक की बात करूं तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत इस बुक को रेफर कर सकते हो। देन कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग, सो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज द डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। और डिसीजन मेकिंग के अंदर अभी तक हमारी जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है दैट इज अराउंड 2 मार्क्स, ठीक है। तो 4 to 5 मार्क्स जो है, नॉट 5 to 6 बट 4 to 5 मार्क्स जो है यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एज फार एज द डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। नाउ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम रेफर ये किया जाता है कि आप प्रैक्टिस इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय LM प्रसाद को कवर कर लो या प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय TN छाबड़ा को रेफर कर लो। बट स्टूडेंट्स इन बुक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं बनी है, ये मैनेजमेंट के लिए बनी है। तो यहाँ से मटीरियल को सॉर्ट आउट करना, इनको पढ़ना, ये थोड़ा ज़्यादा आपके लिए लेंदी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डिसीजन मेकिंग की एक वीडियो है जलद सर की 5 आवर्स के अंदर, आप इस वीडियो को देख लो, आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप टारगेट स्कोर को इजीली मीट कर सको, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू एज फार एज द डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। उसके बाद में आता है जीए। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मेरिट सेक्शन को। तो मेरिट सेक्शन के अंदर जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है वो है जीए का। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर जीए के अंदर 2024 के पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ कहाँ से आए, सो एक काफी अच्छा पार्ट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स को गिवन था। उसके बाद में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे। सरप्राइजिंगली 4 क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर वो हमें देखने को मिले थे फ्रॉम फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा हमें फाइनेंस के स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले थे। ईएसआई के जो आप जनरल करंट अफेयर्स पढ़ते हो देवर अराउंड 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो एआरडी करंट अफेयर्स से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप टाइम पर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, ठीक है, अगर अभी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है तो आपका मेजर फोकस जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर होना चाहिए, आपका जो ईएसआई के करंट अफेयर्स है उन पर होना चाहिए और एआरडी के करंट अफेयर्स के ऊपर होना चाहिए।
व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपको एनी हाउ ईएसआई के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और एआरडी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और यही पार्ट आपका फेज 2 में भी हेल्प करेगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए का जो पेपर होता है वो काफी ज्यादा रैंडम होता है। 2024 के पेपर में अगर किसी एक चीज ने सबको रुलाया था तो दैट वाज जीए, ठीक है, जीए का पेपर सबसे ज्यादा मुश्किल आया था। तो यहाँ पर जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए दैट इज अराउंड 5 to 7 मार्क्स, और 5 to 7 मार्क्स लाने के लिए अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स, अपना ईएसआई करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स, इनके ऊपर रिलाय करते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल एज कंपेयर टू दिस अवार्ड्स एंड न्यूज वाली, अवार्ड्स वाली न्यूज, ऑथर्स वाली न्यूज। बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है, याद भी नहीं रहता, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफी ज्यादा रैंडम आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अवार्ड सारे याद कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लग जाएंगे, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, ईएसआई के करंट अफेयर्स के ऊपर और एआरडी के करंट अफेयर्स जो है उन पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स हमें जीए के लिए पढ़ने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं दे आर फ्रॉम द जस्ट प्रीसीडिंग 3 मंथ्स। तो जो मैंने आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की आपको जो लिमिट बताई है तो वो आपको यहाँ पर फोकस करनी है। और अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप डिजायरेबल है कि आप 5 मंथ्स तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रेफर एज फार एज योर करंट अफेयर्स इज कंसर्न, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो हमारा जीए का टारगेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखते हो 2024 का पेपर क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है वो 1.25 गई है, डाउन फ्रॉम 2.75 इन 2023। तो आपका जो टारगेट स्कोर जीए के सेक्शन में है वो 5 to 7 मार्क्स ही होना चाहिए। जितना रियलिस्टिक टारगेट लेके चलोगे एग्जाम में उतनी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, और अगर पेपर में कोई शॉकिंग एलिमेंट आया भी तो आप उसको उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर केटर कर पाओगे। सो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड to convey as far as your GA part is concerned, right? Now, एज फार एज द सोर्सेज फॉर जीए आर कंसर्न, कि हम जीए को कवर यहाँ पर किन किन जगहों से कर सकते हैं, तो स्कीम्स के लिए आप पीआईबी की वेबसाइट को रेफर करो, बेस्ट है ये। रिपोर्ट्स जो है, अगेन रिपोर्ट्स जीए पार्ट के लिए पर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एआरडी के अंदर या ईएसआई के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट होती है, बट उसके लिए भी आप पीआईबी वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, जो भी हमारे नेशनल रिपोर्ट्स होती हैं उनके लिए, और जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं उनके लिए आप हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। फाइनेंस का करंट अफेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा था 2024 पेपर के अंदर, तो उसके लिए आप लाइव में न्यूज़पेपर या बिजनेस स्टैंडर्ड का जो न्यूज़पेपर है उसको रेफर कर सकते हो। ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए अगेन पीआईबी बहुत अच्छा सोर्स है जिसको आप रेफर कर सकते हो, और जो हमारे जीए काइंड जो वन लाइनर है उसके लिए किसी भी एक न्यूज़पेपर को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पढ़ोगे भी, फिर नोट्स भी बनाओगे, फिर लर्न भी करोगे, तो इससे अच्छा जो है वो है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली कंपाइलेशन उठा लो, ठीक है। चाहे वो आप एडुटैप की ले लो या वो किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भी आपका फेवरेट हो, या जो भी आपके पेस के अकॉर्डिंग या आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ठीक हो, आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन लेकर भी यहाँ पर चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी इजी, बस उठाओ और अट्टे मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, उसके बाद में बात आती है ईएसआई की, कि ईएसआई के अंदर अब हमें क्या क्या कवर करना है और किस तरीके से कवर करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर बात करी जाए ईएसआई की कि स्टैटिक कितना पूछा जाता है और करंट कितना पूछा जाता है, तो 40 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें अराउंड 3 to 4 मार्क्स का स्टैटिक होता है एंड अराउंड 35 to 37 मार्क्स का यहाँ पर हमें करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर करंट अफेयर्स की है। तो अगर आपका ईएसआई के अंदर इतना बुरा हाल है कि आपको इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता, या बजट के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो नहीं पता, अगर इतना ज्यादा मतलब आपका कोई इकोनॉमिक्स के अंदर बैकग्राउंड नहीं है या आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपको यहाँ पर एडवाइजेबल है कि आप स्टैटिक पार्ट के लिए जो 12th क्लास की मैक्रो एनसीईआरटी है या तो उसकी बुक को पढ़ लो, या फिर मृणाल सर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको आप देख लो ताकि आपके बेसिक्स कवर हो जाए। उससे ज्यादा आपके लिए उससे ज्यादा स्टैटिक को फेज 1 के लिए कवर करना एडवाइजेबल नहीं है। उसके अलावा आपका मेजर जो फोकस है वो होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है दैट इज अराउंड 35 to 37 मार्क्स, ठीक है। और अगर आप स्टैटिक पढ़ भी रहे हो तो स्टैटिक के अंदर हियर इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुड फोकस ऑन, दैट इज इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये टॉपिक्स जो है ये आपका मेजर एरिया जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कैन आई लीव ऑल अदर चैप्टर्स, क्या सारे चैप्टर्स को यहाँ पर छोड़ के जाया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स देखो, स्टैटिक पार्ट फेज 1 के लिए आप इसके अलावा चैप्टर्स जो है उनको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि 40 में से अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन ही हैं जो हमारे स्टैटिक पार्ट से आते हैं, मेजरली क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स से ही आते हैं, ठीक है।
उसके बाद में स्टैटिक पार्ट जो है, हाँ हमें फेज 2 में देखने को मिल सकता है, बट अगर आप अभी स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो, आपने कुछ भी चीज अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इस वक्त हम स्टैटिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते, या फेज 2 के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते। आपका ध्यान जो है इस वक्त केवल आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उस पर ज्यादा होना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है या बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उस केस के अंदर आप ये कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव के लिए भी। उसके बाद में आता है कि ईएसआई के जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उनको आप किस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ईएसआई के करंट अफेयर्स में आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड करंट अफेयर्स। ये तीन चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या वेटेज रहती है, कौन सी चीज हमसे कितनी पूछी जाती है, कौन से एरिया से हमसे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं ईएसआई के पेपर के अंदर वो हमसे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जाते हैं, राइट। तो इफ यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो देयर आर अराउंड 14 क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज द ईएसआई करंट अफेयर्स, जहां पर हमसे अराउंड 11 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस और एआरडी के करंट अफेयर्स, इन दोनों की भी इक्वल वेटेज है। अब आप सोच रहे हो कि एआरडी के करंट अफेयर्स ईएसआई में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एज अ सिलेबस टॉपिक हमारे ईएसआई के सिलेबस में भी यहाँ पर गिवन है। 6 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हमसे एआरडी के करंट अफेयर्स के भी पूछे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात करूं, तो देयर वर अराउंड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आल्सो। सो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज द स्कीम्स, ठीक है। आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी है दैट इज द ईएसआई करंट अफेयर्स। जो ईएसआई के जनरल करंट अफेयर्स हम देखते हैं, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जो हमारे जीडीपी के प्रोजेक्शंस हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी ईएसआई के करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद में जो थर्ड प्रायोरिटी है आपकी, वो होना चाहिए एआरडी का करंट अफेयर, क्योंकि एआरडी का करंट अफेयर यहां पर भी आएगा, ईएसआई में भी और एआरडी में भी आएगा। प्रायोरिटी 4 जो है वो आपकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, एंड दीज रिपोर्ट्स इट इन्वॉल्व्स योर ईएसआई रिपोर्ट्स आल्सो एंड योर एआरडी रिपोर्ट्स आल्सो, राइट। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर इन विच यू शुड स्टडी। और स्टूडेंट्स अगेन, छोड़कर तो हम कुछ भी नहीं जा सकते, सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर टाइम कम पड़ रहा है तो इस तरीके से आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि स्कीम्स किस तरीके से पढ़नी है। तो जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड स्कीम्स हैं पिछले 3 से 5 महीने से अगर वो न्यूज में है तो वो स्कीम्स हमें कवर करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर अगेन आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर देखते हो तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ, ठीक है। अगेन ये पूरा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था ईएसआई के करंट अफेयर्स के लिए। सो फर्स्ट मंथ से जो क्वेश्चन थे जस्ट प्रीसीडिंग 1 मंथ ऑफ द एग्जाम, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड वॉज द just 2 months older and then was the 3 months older। so जो maximum number of questions है वो हमें हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रीसीडिंग मंथ से ही देखने को मिल रहे हैं। तो 3 to 5 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको रेफर यहाँ पर करने हैं, चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे जनरल करंट अफेयर्स हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि कहां से हमें चीजों को कवर करना है, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गवर्नमेंट स्कीम्स को आप पीआईबी से कवर कर सकते हो। रिपोर्ट्स के लिए यू कैन रेफर टू द हिंदू न्यूज़पेपर। ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए आप जो है हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के हाईलाइट्स जो है वो हमें पीआईबी में देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से आप रेफर कर सकते हो, या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है आईएमएफ की वेबसाइट से रेफर कर सकते हो। सो दीज आर द एरियाज दैट यू कैन यूज। और अगेन जैसा कि मैंने पहले आपको ऑल्टरनेटिव बताया था कि इन सब में टाइम ज्यादा लगेगा और अभी आपके पास टाइम की ही सबसे ज्यादा कमी है, तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप किसी भी करंट मैगजीन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन उठाइए और वहां से चीजों को कवर कर लीजिए। उसके बाद में आता है हमारा एआरडी का पार्ट कि एआरडी के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर कवर करनी है। तो स्टूडेंट्स एआरडी के अंदर ईएसआई से कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर स्टैटिक पार्ट ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू दी करंट अफेयर्स पार्ट। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस जो है वो स्टैटिक के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस क्योंकि एआरडी का काफी बड़ा है, तो अब सवाल उठता है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट स्टूडेंट्स बिफोर टेलिंग यू दैट लेट मी टेल यू कि कट ऑफ या टारगेट क्या होना चाहिए आपका एआरडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एआरडी के कट ऑफ की या एआरडी के टारगेट की बात करूँ, तो इस कट ऑफ को जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो आपका बिल्कुल भी टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ पे अगर ध्यान दोगे तो आपका ओवरऑल कट ऑफ कभी भी क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो मेन फोकस है एआरडी कट ऑफ के अंदर दैट शुड बी अराउंड 20 to 25 मार्क्स, ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एआरडी के अंदर। सॉरी मैं ईएसआई का आपको बताना भूल गई थी, अगर ईएसआई के टारगेट स्कोर की बात करी जाए सो दैट शुड बी अराउंड 25 to 30 मार्क्स। ये एआरडी और ईएसआई हमारे मेरिट सेक्शन के वो एरियाज हैं
जहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टारगेट स्कोर 20 to 25 इन एआरडी एंड 25 to 30 इन ईएसआई, ये वाले टारगेट स्कोर्स लेकर के आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद में बात करनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर समवन हु इज रियली शॉर्ट ऑन टारगेट ऑन योर टाइम, तो these are the 10 most important chapters as far as the ARD is concerned. Maximum marks, that is around 20 to 22 marks जो है वो हमें इन्हीं एरियाज से देखने को मिलते हैं, इन्हीं चैप्टर्स से। विच आर दीज चैप्टर्स? एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, सीड्स एंड सोइंग। ये 10 चैप्टर्स जो है हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द ARD स्टैटिक पार्ट इज कंसर्न। सो इवन इफ यू आर starting now, these are the chapters which should be your priority over everything else। करना तो सारा ही सिलेबस है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो ये 9 चैप्टर्स जो हैं ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, राइट। उसके बाद में बात आती है कि क्या बाकी चैप्टर्स को छोड़ सकते हो? नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं, और ऐसा नहीं है कि इन 10 चैप्टर्स से अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सारे आपके लिए डूएबल होंगे, ठीक है। बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है तो उस केस के अंदर आप इन 10 चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ARD करंट अफेयर्स की, तो अगेन ARD करंट अफेयर्स में भी जैसा कि हमने ओवरऑल पूरे करंट अफेयर्स के लिए देखा था, तो आपको 3 ही चीजें कवर करनी है: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और जो हमारे ARD के जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं करंट अफेयर्स को अगर मुझे और समराइज करना हो, बिकॉज आई थिंक कि करंट अफेयर्स को लेकर के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, GA में भी आते हैं, ESI में भी आते हैं, ARD में भी आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा करंट अफेयर है, अगर आपको उसकी टाइमलाइन देखनी है, दैट शुड बी अराउंड 3 to 5 मंथ, 3 से 5 महीने का आपको करंट अफेयर्स करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है दैट शुड बी गवर्नमेंट स्कीम्स, दूसरी प्रायोरिटी जो है दैट शुड बी योर ESI जनरल करंट अफेयर्स, द थर्ड प्रायोरिटी शुड बी योर ARD करंट अफेयर्स, एंड द फोर्थ प्रायोरिटी शुड बी रिपोर्ट्स। तो ये आपकी प्रायोरिटीज हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आपको फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपकी प्रायोरिटी 5 होनी चाहिए। सो इन दिस प्रायोरिटी यू हैव टू स्टडी दी करंट अफेयर्स फॉर 2025 साइकिल, और अगर टाइम पीरियड की बात है तो 3 to 5 मंथ्स जो है ये आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, if you are interested in having a paid mentorship for your NABARD grade A examination, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. First of all, we have a NABARD grade A starter pack, or you can say a trial course, right? So in that particular course you will get an idea of the kind of deliverables that we provide in our other courses. तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके के deliverables हमारे बाकी के courses में available होंगे, तो उसके लिए आप हमारे ट्रायल कोर्स जो है उसको फोकस या उसको एक बार देख सकते हो, एंड इट इज ओनली फॉर 1 रुपी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड गो फॉर दी whether you should go for the NABARD graded कोर्सेज फ्रॉम EduTap और नॉट, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ इस 11 आवर ट्रायल कोर्स में मिल जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर सेल्फ थ्रू योर सेल्फ, देन यू कैन गो फॉर द phase 1 and phase 2 टेस्ट सीरीज। इट विल हेल्प यू इन डूइंग द practice for each and every chapter. Apart from that, we have a silver course which provide the mentorship for phase 2 and interview. यहाँ पर आपको quant, reasoning, English, computer knowledge, decision making ये parts नहीं मिलते हैं। merit section of the phase 1 and the phase 2 ये सारे areas यहाँ पर कवर हो जाते हैं। Then if you want to prepare from scratch, then we have a gold course also for phase 1, phase 2 and the interview. यहाँ पर तीनों ही चीजों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। And students, currently we are running a flat 75% off on all our NABARD graded courses. You can use the code festival75 to avail this offer. It is valid from 1st of October to 2nd of October. On that note, I'm ending the session here. Thank you so much and I wish you all the very best.